शुरू करते हैं हम। इल्लामा इकबाल के आज हमारा टॉपिक है। ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ये जो मैंने फिलोसफर्स की और नेशनलिस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज को मैं इसलिए सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो क्रिटिकल एनालिसिस वाली अप्रोच होती है और जो क्रिटिकली चीज़ों को देखने की अप्रोच होती है और उसके इम्पैक्ट्स वगैरह क्या पड़ते हैं नेक्स्ट स्टेजेस पे जाकर, उसका आपको आइडिया हो जाए। इसलिए कि शाह वलीउल्लाह के जो इम्पैक्ट थे वो हमने सर सैयद में देखे, सर सैयद के जो इम्पैक्ट है हम देखेंगे इल्लामा इकबाल में, इल्लामा इकबाल की थ्योरी के जो इम्पैक्ट है वो हम पढ़ेंगे जिन्ना में। ठीक है, इसलिए मैंने इल्लामा इकबाल को पहले ले आया हूँ, जिन्ना को बाद में ले आया हूँ। वो किस लिए, वो आज हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। शाह वलीउल्लाह की जो तहरीक थी, जो उन्होंने रिलीजियस मूवमेंट चलाई थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि एक तरफ तहरीक देवबंद थी और दूसरी तरफ तहरीक अलीगढ़ थी, तो पोलराइज थे मुसलमान आपस में, वो डिवीजन हो गई थी। तो ये बेसिकली वही माइंडसेट था, एक रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे थे थ्योरेटिकल वे में, वो थोड़े रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन जो सर सैयद अहमद खान तो कहते थे रिलीजन को भी आप लेकर चलें और उसके साथ जो मंडेन, जो दुनियावी, जो साइंटिफिक एजुकेशन, आप उसको भी लेकर चलें। तो वो फिर चीजें आपके सामने आ जाती हैं, कैसे उन्होंने फिर मुसलमान को आपस में यूनाइट करवाया था। कि जो अब इनामा मोहम्मद इकबाल की जब बारी आती है, when it comes to our greatest philosopher इलामा मोहम्मद इकबाल, तो इनके बारे में बहुत मशहूर है कि इन्होंने जो मुसलमान मर चुके थे ना, वो उनकी जो डल टाइप थे डीजनरेशन डाउनफॉल में, उनमें एक न्यू स्पिरिट पैदा किया था, एक न्यू फोनेक्स पैदा की थी, न्यू ग्रुप पैदा की। ठीक है, तो ये उनकी जो आइडियोलॉजी है नामा इकबाल की, वो बहुत सुपीरियर है। उन्होंने रिलीजन को भी यूज किया, उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी यूटिलाइज करवाया, उन्होंने मुसलमान को भी यूनिफाई किया, और जो पैन इस्लामिज्म वाला कॉन्सेप्ट था वो भी लेकर आए। और जो टू नेशन थ्योरी की एवोल्यूशन सर सैयद ने की थी, उसको मजीद जो उन्होंने आगे वे में लेकर गए थे, एक ट्रूली वे में, वो इलामा मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, और इनके ही जो एक बुक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, उसमें उन्होंने सारा बताया हुआ है कि कैसे हम एक न्यू रिलीजियस थॉट को इंसान अपने अंदर रिकंस्ट्रक्ट करे, ताकि वो जो पुराना एक मेडिएवल या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है कि ये फिरका सही नहीं है, वो फिरका सही नहीं है, या ये चीज हलाल है, वो चीज हराम है, उन सबको जो है हम एक उसमें इज्तिहाद में, ठीक है, इजमा और इज्तिहाद के सेंसेस में हम उन चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करें। ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे एफर्ट्स वगैरह की थी। सो स्टार्ट करते हैं जी। जब भी किसी भी फिलोसफर या पर्सनैलिटी का हम जिक्र करते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि जब तक हमें पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता होगा, हम उनके बारे में लिख नहीं सकेंगे, अपना इंट्रोडक्शन में थोड़ा हम बयान नहीं कर सकेंगे। सो ये लामा मोहम्मद इकबाल, जो हमारे शायर मशरक भी जिनको कहा जाता है, ये 1877 में सियालकोट में पैदा होते हैं, और इनके वालिद साहब का नाम जो नूर मोहम्मद था, शेख नूर मोहम्मद, और वालदा माजदा का नाम इमाम बीबी था। तो ये कॉमन चीजें होती हैं, ये पढ़ाने का मकसद ये होता है कि थोड़ा अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, आप यहाँ से भी उनकी बायोग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। बट इंट्रोडक्शन में आपका मॉक लेकर जज करूंगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने परसेंट पे आप अभी जो है ना आपका चाह रहे हो। जितने भी तक मैं पेपर देख रहा हूँ, आज शमा ने भेजा मुझे, कल आयशा ने भेजा था, मरियम ने भेजा था, और अल्लाह के फारिया कभी कभी आ जाए, और मौसी ने भेजा था। लेकिन मैं इस चीज़ में और शमीर ने भी भेजा था, मैं एक चीज़ इस चीज़ में नोट कर रहा हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आपका निखार आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आज ये मई है, जुलाई में जब आपका सेशन एंड हो तो आप एक न्यू चेहरा और न्यू स्पिरिट और न्यू एक जो है
वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करो और नॉलेज का आपके पास अंबार हो जाए। ठीक है। और इवन कि मैंने आपको जो एजुकेशन का भी दिया हुआ है, मैं कल इस पे भी बात करूंगा कि आप लोगों ने कितना उस पर काम कर लिया हुआ है। और एजुकेशन पे भी अभी आपने ऐसे करना है, तो काम बहुत है करने के लिए, बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है। तो ये थोड़ा बायोग्राफी थी कि वो 1877 में सियालकोट में पैदा होते हैं। वालिद साहब का नाम शेख नूर मोहम्मद था और वालदा माजदा का नाम इमाम बीबी था। फिर उनकी थोड़ी एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अपनी जो अर्लियर एजुकेशन थी वो सियालकोट में से ही हासिल की थी, गवर्नमेंट स्कूल से। फिर उन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन थी वो जीसी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वहां से हासिल की। फिर उन्होंने वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, बहुत ज़हीन इंसान थे, बहुत ही इस तरह की जो होती है ना अनपैरेलल्ड पर्सनैलिटीज होती है, नायाब किस्म के लोग होते हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। फिर इन्होंने मूव किया अपने जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन था, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अपनी ग्रेजुएशन हासिल की। ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद फिर इनका वीज़ा लग गया था जर्मनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच में। वहाँ से इन्होंने फिर डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने अपना प्रोफेशन स्टार्टिंग में तो वकालत ही चूज किया था, लेकिन एट दैट टाइम मुसलमान जो थे वो थोड़े डिप्रेस्ड टाइप थे। तो इन्होंने मुसलमानों को मोबिलाइज करने में, मुसलमानों की जो फुनेक्स थी, जो रुख थी, उसमें एक न्यू स्पिरिट पैदा करने के लिए फिर मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। ये थोड़ी इनकी ऑटोबायोग्राफी है, थोड़ी बायोग्राफी बाय इनकी बर्थ है, कहाँ पैदा हुए थे, इनके जो वालिद साहब का नाम, वालदा का नाम और एजुकेशन वगैरह। ठीक है। ये थोड़ा आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। सेकंड चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपको पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आएगा या आपको प्री पार्टीशन का क्वेश्चन आएगा, ये जो सेकंड आपकी मुस्लिम कंडीशंस वाली हेडिंग है ये आपने अपने माइंड में रख लेनी है। क्लियर है कि सेकंड पॉइंट आपका मुस्लिम कंडीशन भी होना चाहिए। आपने थोड़ी वर्डिंग चेंज कर लेनी है, हर एक ने एक हेडिंग ही दे देना कि मुस्लिम कंडीशन ऑफ डेट डेट टाइम। ठीक है। थोड़ा कंडीशन में सिनोनिम लिए हैं, थोड़ा वर्डिंग में हेरा फेरी कर लें, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख लें, कुछ कंपाउंड लिख लें, कुछ सिंपल लिख लें। ठीक है। कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिख लें, कुछ पैसिफाइज में लिख लें, कुछ एक्टिवाइज में लिख लें, कुछ जो है इसको मोल्ड करके लिख लें। ठीक है। तो ताकि एग्जामिनर को ये ना आइडिया हो कि आप लोगों ने रट्टा लगाया हुआ है एक उसका स्टेटमेंट का। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों की मैं हेडिंग्स बहुत अच्छी बनाऊंगा इंशाल्लाह, जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। अभी काफी लोग लिख रहे हो, वैसे अच्छी बात है, ये सीरियस हो। तो मुस्लिम कंडीशन क्या थी उस टाइम की, ये सेम आपने जो शाह वलीउल्लाह के टाइम पे था मामला, जो सर सैयद अहमद खान के टाइम पे मामला थे, वही जिन्ना के टाइम पे मामला थे, और वही इकबाल के टाइम पे मामला थे। मामला क्या थे? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली इग्नोर थे। उनको किसी तरह भी सपोर्ट हासिल नहीं थी है। शाह वलीउल्लाह के रेस्पेक्ट में आप देखना ना कि वो रिलीजन को इग्नोर कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इग्नोर कर रहे थे, वो वाइप आउट हो चुके थे खुद ही बाय ओन सेल्फ। ठीक है। सेल्फ वे में ही वो उसे जो थे साइडलाइन हो गए थे। लेकिन जो सर सैयद अली वो जिना एंड इकबाल थे, इनमें बाय फोर्स जो था उनको इस चीजों से साइड पे किया गया था। ठीक है। तो मुस्लिम कंडीशन जो मैंने आपको सर सैयद के टाइम पे पढ़ाई है वही आपने इन सब में लिख लेनी है। इसमें इलामा इकबाल या आपको अगर उस पे जिना पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब आए जी, जो इनकी आइडियोलॉजी है, द बेसिक मोटिव। अगर आपने इनकी आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लिया, इनको आपने अच्छे वे में समझ लिया, तो फिर कायदे आजम ये इलामा इकबाल पे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आप इन चीजों की बेस पे सारे क्वेश्चन हल करोगे। इट्स ओपन चैलेंज फॉर यू। ठीक है। इनको आपने अच्छे वे में पढ़ लेना, क्योंकि जो इनकी आइडियोलॉजी थी ना, जो इनका माइंडसेट था, वही सारा खुलासा उन्होंने 1930 में खुतबा अलाहाबाद में जो ज्वाइन जो सेशन किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वहां पर ये सारी बातें उन्होंने वहां पर निकाल दी थी। अपने दिल की भड़ास जितनी भी थी, जो एक वैक्यूम था उनके दिल में और दिमाग में, वो उन्होंने सारा जो ओपनली कैंडिडली जो बात की थी, सारी खुतबा अलाहाबाद में यही फीचर्स थे, यही पॉइंट्स थे, यही प्लान था, यही मोटिव था, और यही उनका सारा जो था पूरी उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रगल थी। ठीक है। तो इस चीज को आपने बड़े अच्छे वे में समझना है। पहला पॉइंट है मुस्लिम एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को इतना एम्पावर लाजमी कर दें
कि वो अपनी बात कह सके, मनवा सके या लफ्ज की अदायगी कर सके। उस टाइम जो ब्रिटिश राज था, इंपीरियल लेगेसी थी, कॉलोनियल एरा था, उस टाइम पे मुसलमानों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। अभी तो चैलेंजेस हमारे इंटरनल है ना, हमारे अपने बनाए हुए हैं। उस टाइम मुसलमानों के अपने बनाए हुए चैलेंजेस नहीं थे, बल्कि उनको जो थे रेडीमेड किस्म के दिए गए थे कि ये रिलीजियस वे में इग्नोर कर दिया, इकोनॉमिकली इग्नोर कर दिया, पॉलिटिकली साइडलाइन कर दिया, सोशली जो है बैक बैक साइड पे ले गए। तो ये चीजें जो थी ये ब्रिटिश वाले कॉन्टिन्यूसली मुसलमानों पे मुजालिम जो थे वो ढा रहे थे। और इन मुजालिम का नतीजा था कि फिर वहां पे नेशनलिज्म की अप्रोच आई, वहां पर एक कौमियत की अप्रोच आई, वहां पर एक सेपरेटिज्म की जो थी बेस रखी गई थी, वहां पर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो थी उसकी डायनामिक्स भी चेंज कर दिया गया था। कि देखा कि ये जो थे कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे थे 1911 वाली बातें देख ली हमने कि 1905 में पार्टीशन बंगाल होती है, 6 साल बाद वो बंगाल की पार्टीशन को एनल कर देते हैं, मनसूख कर देते हैं। तो ये चीजें थी कि ये मुसलमानों के दिल में और दिमागों में ये चीजें एंटर हो रही थी, एंडोर्स की जा रही थी बाय द एक्टिविटीज डन बाय द ब्रिटिश एंड हिंदूज, कि मुसलमानों को इग्नोर कर रहे थे, साइडलाइन कर रहे थे, लेकिन मुसलमान अपनी जो थी प्रिजर्वेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर गए थे। तो ये वो टाइम था जहां पर मुसलमानों में एक नेशनलिज्म की अप्रोच पैदा की गई थी। और नेशनलिस्ट, फर्स्ट नेशनलिस्ट जो थे सर सैयद थे 1857 के बाद। और उससे पहले जो थे सर सैयद अहमद, वो शाह वलीउल्लाह थे जिन्होंने डोनेशन थ्योरी की बुनियाद रखी थी। ठीक है। तो ये जो थे सर इलामा इकबाल, इन्होंने मुसलमानों को एम्पावर करने की बात की थी कि मुसलमान अपने जो एक स्पिरिट है, जो मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन है, जो मुसलमानों का एक बैकग्राउंड हिस्ट्री रह चुकी है, वो कभी भी नहीं ये डेवलप कर सकते कि मुसलमान स्लेव रहें या मुसलमान किसी के अंडर, किसी के एगस्ट रहें, किसी की सुपरविजन में रहें। उन्होंने मुस्लिम सिविलाइजेशन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट किया था। वो हम इनका शिकवा और जवाब शिकवा में पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। ठीक है। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द मुस्लिम एम्पावरमेंट। फर्स्ट वन। सेकंड है जी कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा। अब आज आप देखो ना, तो आज हम हर कोई बात करता है कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमानों को एक साथ मिलकर जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक साथ होकर मुकाबला करना चाहिए। मुसलमानों को एक साथ होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो पैलेस्टाइन इशू हो, चाहे वो बर्मा में मुसलमानों के साथ एट्रोसिटीज हो। ठीक है। तो हम सब ये बात करते तो हैं कि हम सब इकट्ठे होंगे, लेकिन हमने कभी देखा है कि इकट्ठे होने की शुरुआत कहाँ से रखी गई थी? तो ये कॉन्सेप्ट था उम्मा का, जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने इस वे में दिया था, पैन इस्लामिक विजन। पैन इस्लामिक विजन होता है कि सब मुसलमान किसी एक छत के नीचे इकट्ठे होकर जो है बैठ जाए। मतलब कि किसी के घर में अगर वालदेन जो है वो सबको बिठा ले अपने पास, तो वो कहना है कि पैन फैमिलिज्म हो जाता है, कि एक मुकम्मल फैमिली जो है अंदर किसी के सुपरविजन में आकर यूनाइट हो गई है। तो ये पैन इस्लामिक विजन जो इकबाल का विजन था वो यही था कि मुसलमानों को उन्होंने किसी तरीके से इकट्ठा करना है, अमलगमेट करना है, उनको आपस में पैचअप करवाना है, ताकि वो अगेंस्ट फाइट कर सके वो तमाम मुजालिम के, तमाम एट्रोसिटीज के, तमाम हीनियस एक्ट्स के जो उन पर किसी वजह से ढाए जा रहे हैं, चाहे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का फेक फेक जो था ट्रायल हो, चाहे वो मुसलमानों को बाय लैंग्वेज वे में सप्रेस किया गया हो, या चाहे वो मुसलमानों को रिलीजियस वे में इग्नोरेंस दी गई हो। ठीक है। तो उन सब का छुटकारा इकबाल ने एक विजन दिया था, पैन इस्लामिक विजन। उसी में कहा था कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। इसमें ये भी था कि जब 1998 में खिलाफत मूवमेंट चली थी, और 1918 में वार ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी और ट्रीटी ऑफ स्पियर साइन की गई थी। आई शुड राइट इट हियर ऑन हियर ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। ट्रीटी ऑफ स्पियर, ये बेसिकली थी ओटोमन एम्पायर को बाइफरकेट करने के लिए, या उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है। या डिसमेंबरमेंट कर लो।
डिसमेंबरमेंट करने के लिए, उनको टुकड़े करने के लिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर ऑटोमन एम्पायर इकट्ठे रहे तो दोबारा से वो किसी न किसी शक्ल में हम पर हमला कर देंगे। तो इसके लिए फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ स्पियर साइन की गई थी बाय अलाइड पावर्स, और जहां पर फिर उन्होंने मुसलमानों, ये ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया। तो फिर वहां से 27 कंट्रीज बेसिकली वजूद में आए थे। इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं वो सारे वहां पर मौजूद हो गए थे। ठीक है। तो ये था कि उनको ये था कि मुसलमानों को एक इकट्ठा होकर रहना है, ताकि वो अगेंस्ट जितने भी फॉरेन उनकी इन्वेजन है या फॉरेन एग्रेशन है उसका इकट्ठे से मुकाबला कर सके। फिर आते हुए ये समझते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। उन्होंने शिकवा किया था अल्लाह ताला के साथ। जब हम किसी मुश्किल में आए, टफ टाइम आता है ना, तो हम बजाय इसके कि हम ब्लेसिंग्स पे फोकस करें, हम वो सारी अचीवमेंट्स पे फोकस करें जो क्यों इवेंट हुआ है। ठीक है, आल्दो उस पे हमारी अपनी मिस्टेक होती है, हमारे अपने जो है वो कहने के अमाल होते हैं या हमारे अपने बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन हम शिकवा किससे करते हैं? अल्लाह ताला से। बिकॉज हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला से शिकवा करके अपने दुख का तो अजाला कर सकते हैं, लेकिन उसके उस दुख के अजाले का क्या नेगेटिव चीज होगी, हम उस पे जो है साइडलाइन हो जाते हैं। तो ये शिकवा बेसिकली जो मुसलमानों की उस टाइम सिचुएशन थी, मुसलमानों की जो उस टाइम की सूरत हाल थी, जो मुसलमानों को इग्नोरेंस का सामना था, जो मुसलमानों को एक तशद्दुदाना मामलात थे उनके साथ जालिम किए जा रहे थे, वो उनसे बड़े मुतासिर थे, बड़े उनसे उनसे परेशान थे। वो ये कहते थे अल्लाह ताला से शिकवा, उन्होंने एक पोइम लिखी थी ना, ये पोइम थी बेसिकली बांगेदरा में, दिस वन बांगेंद्रा। उस उन्होंने पोएम लिखी थी और शिकवा किया था अल्लाह ताला से कि क्यों कुछ नेशंस जो है वो प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं, क्यों मुसलमान डिमाइस, डाउनफॉल, डीजनरेशन, जुवाल की तरफ जा रहे हैं। तो ये शिकवे करने से उनके अंदर जो था कुछ पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। ठीक है, ये शिकवा कर कर उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे। वो ये समझते थे कि ये शिकवा तो है, लेकिन उसके जो वे के अंदर से उनको चीजें सिंबॉलिक वे में मिली थी, वो ये था फेथ, रेजिलियंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। कि मुसलमानों का फेथ कमजोर हो चुका है, मुसलमान अब रेजिलियंट नहीं रहे हैं, अब वो कमजोर हो चुके हैं, अब वो किसी चीज का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जो चीजें हो रही हैं उसको जज ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें थी कि वो मुसलमानों को इसलिए समझते थे कि मुसलमानों की जवाल का रीजन ये है कि वो अपने ईमान को बिल्कुल कमजोर कर बैठे हैं, रेजिस्टेंस नहीं कर रहे किसी चीज में। और जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप अपने अंदर से क्या चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, उस चीज पे उनको बहुत ज्यादा इस पे जो था रिवेंज था और परेशानी थी। ठीक है। और इसके काउंटर में भी जो जवाब शिकवा था, उन्होंने जवाब शिकवा में कुछ पॉइंट्स जो थे वो विटनेस किए थे कि मुसलमानों को अगर अपने आप का सर्वाइवल करवाना है तो ये चीजें लाजमी है। रिवाइवल ऑफ देयर फेथ, अपने जो ईमान है उसको नए सिरे से रिवाइव करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, रीइंस्टेट करें नए तरीके से। ठीक है, जो पहली चीज उनके माइंड में है कि जो कुछ भी मामलात हैं दैट इज ओनली द ब्लेसिंग या दैट इज ओनली द विल ऑफ अल्लाह, उस चीज को हटकर आपने इंसान ने अपनी भी स्ट्रगल करनी है। वो जो खुदी का कॉन्सेप्ट है हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर था कि सीख नॉलेज, हम नॉलेज को तो तलाश करें, हम इल्म को तो पढ़ते ही नहीं है, हम इल्म को तो हासिल ही नहीं कर रहे, तो फिर हम कैसे वो चीजों को हासिल कर लेंगे जिसकी वजह से प्रोस्पेरिटी आ सकती है। ठीक है, तो सो दिस इज द पॉइंट विच कैन यू रिलेट इन योर एजुकेशन ऐसे। ठीक है, तो ये अपने माइंड में चीजें रखनी है, रिलेट करनी है, जो जो पॉइंट्स हैं वो रिलेट करने हैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए। फिर है कि हम डिग्निटी की तरफ और स्ट्रेंथ की तरफ जो है उस पे हासिल अपने आप को करें। जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसके 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। 4 पॉइंट्स आर द बेसिक पॉइंट। एक तो ये है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग की एक नेचर जो अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब की है ना, उसमें ये 4 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। प्रोस्टेंट ऑफ एंजल एंड
रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। ये जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया था तो अल्लाह ताला ने चार चीजें इंसान को बेस्ट अता की थी, बेस्टो की थी। एक था कि क्रोन ऑफ यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने पूरे इंसान को जो है अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। सेकंड ये कि एंडोमेंट ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का उसको बादशाह बनाया, उसको एक नॉलेज का बहुत जो है एक अव्वलीन किस्म का रुतबा दिया कि इंसान को बिल्कुल जो चीज सेट पे करती है, सेपरेट करती है, सेग्रीगेट करती है अदर चीजों से, चाहे वो वो जानवर हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो जिन्नात हो, जो भी हो, उसमें ये चीज नॉलेज है। ठीक है। ओनली नॉलेज सेपरेट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर थिंग्स, या अदर जो भी ये वो है ऑर्गन, वो है ऑर्गन्स हैं। ठीक है। थर्ड है प्रोस्टेंट ऑफ एंजल, के एंजल से एंजल पे भी बढ़ोतरी मुसलमान को दी है। क्यों दी है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किन्होंने किया था? फरिश्तों ने किया था। तो हुक्म किनका था? अल्लाह ताला का था। तो ये वो चीजें हैं कि जब मुसलमान अपनी डिग्निटी को भूल जाते हैं इकबाल के विजन के मुताबिक, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे अपने आप को आपने मेंटेन रखना है। ठीक है। तो ये वो चार पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन वेदर इट इज ऑफ पाकिस्तान फेयर बेस्ड ऑन रिलीजियस क्वेश्चन और इस्लामियात क्वेश्चन। ये 4 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में लिख लेने हैं। ठीक है। फिर रिलीजियस आइडियोलॉजी में मजीद हम देखते हैं कि उनके 5 पॉइंट्स जो थे रिलीजियस वे में, उन्होंने सारे पूरे एक निज़ाम को समझा दिया था कि रिलीजियस वे में मुसलमानों ने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है और कैसे इंडल्ज रखना है इन सारी एक्टिविटीज में। पहला पॉइंट था तौहीद का। तौहीद वही वननेस ऑफ अल्लाह, मोनोथीइज्म, के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं। तो ये तौहीद का जो कॉन्सेप्ट था ना, क्योंकि ये देने का मकसद ये था, मुसलमान उस टाइम जो थे वो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थे कि वो किस मजहब को फॉलो करें। इवन कि जब गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, ये खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की थी, तो वहां पर कुछ मुसलमानों ने ये भी स्लोगन जनरेट किया था, नऊज बिल्ला नऊज बिल्ला नऊज बिल्ला, कि अगर कोई पैगंबर होते बाद में आते तो हम ये गांधी को पैगंबर तस्वुर करते हैं। ठीक है। यानी कि इस लेवल के मुसलमानों में जहालत आ चुकी थी और वो इग्नोरेंस इस लेवल पे आ चुकी थी कि कोई भी अगर उनको सपोर्ट करता था उनकी एक्टिविटी में या उनके कोई भी पॉलिटिकल मोटिव में, तो वो उसको बहुत हाई लेवल का रुतबा दे देते थे। दैट वाज क्लियर कट वायलेशन ऑफ द फेथ एंड ऑफ द प्रिंसिपल सेट बाय अल्लाह अलमाइटी। ठीक है। तो ये तौहीद का जो स्पिरिट पैदा करने का मकसद यही था ताकि रिलीजियसली वो मुसलमान को मोटिवेट कर सके। फिर इज्तिहाद, एक होता है इजमा। इजमा का मतलब होता है कि सब लोग जो हैं, जितने मौलवी हजरात हैं या जितने भी लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सारे किसी जगह पर जमा हो जाएं और कोई मुतफिक का फैसला करें। लेट्स सपोज के अगर एक फैसला कर दिया कि जो बसंत है, जो बसंत फेस्टिवल होता है, ये इस्लाम में तो नहीं है ना, क्योंकि एट दैट टाइम तो इस तरह के इवेंट नहीं थी होते हैं। और ये जो है ये बताते हैं ये हलाल है कि हराम है। अब मौलवियों की महफिल हो जाती है, मजलिस कायम कर देते हैं। अब उस मजलिस में जो जितने भी स्कॉलर्स हैं जिनको ये सर्टिफिकेट हासिल है कि वो एक्सपीरियंस स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स की लिस्ट में आते हैं, ठीक है, बाय प्रोफेशन, उन सब की जो है एक मीटिंग होस्ट होगी। उसमें 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। उन सब का जो मुतफिका फैसला होगा ना, जो इजमा में मुतफिका फैसला होता है, कलेक्टिवली डिसीजन, उसको हम इजमा कहते हैं। इज्तिहाद वो होता है कि जब हम फर्द वाहिद की ओपिनियन लेते हैं, यानी कि इंडिविजुअल की ओपिनियन लेते हैं, उसमें आप लोग भी शामिल हो, कॉमन पर्सन से लेकर उल्मा तक सारे शामिल हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो किसी चीज में इल्म रखता है, जो किसी चीज में थॉट रखता है, जिसको थोड़ी सेंस है, वो उसमें क्रिटिकल थॉट की बेस पर ये डिसीजन ले सकता है, तो उसको हम इज्मा इज्तिहाद कहते हैं। तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा, ये सॉरी इलामा इकबाल ने कहा था, बजाय इसके कि आप किसी के फैसले पे अपने आप को अडेप्ट कर लो, यू हैव टू थिंक क्रिटिकली बाय योर ओन सेल्फ। आपका अपना बिलीफ भी आपको ये चीज करने का पर मजबूर करता है या नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इज्तिहाद का जो कॉन्सेप्ट था वो वहां पर ओरिजिनेट करवाया था सब कॉन्टिनेंट में, ताकि मुसलमानों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, टाइम बिंग जो चेंज होती जा रही है, उसको थोड़ा सा वो जो है यूटिलाइज कर सके और दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है। तो ये इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट था। थर्ड था खुदी, सेल्फहुड। ओके, टाइम इज शॉर्ट। थर्ड था सेल्फहुड।
खुदी का मतलब ये है कि जिसमें ये आपने एक शेर तो सुना होगा ना इनाम इकबाल का, खुदी को कर बुलंद इतना के खुदा के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोलते रजा क्या है। ठीक है। तो ये खुदी का जो फिलोसफिकल वर्ड है ना, सेल्फहुड, ये बेसिकली इकबाल ने मुसलमानों के अंदर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी कि भाई आप अपने अंदर से तो पहले अपने आप को जज करो कि आप किस मिट्टी से बने हो, किसके आप जो है उम्मती हो, और किसके बंदे हो आप, और आप क्या कर रहे हो। इन सब चीजों को एक स्ट्रगल के तौर पर मुसलमानों को मोबिलाइज किया था, उनको एक एनर्जेटिक वे में उनमें एक स्पिरिट पैदा किया था कि वो जो एक तस्वर है खुद ही है, उसको पहचान कर उस मकाम पर जाएं जहां पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, ना कि वो स्लेवरी में जाएं, ना कि वो कॉलोनियल टाइप में जाएं। ठीक है। तो ये खुदी का जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज द बेसिक गेम चेंजर फॉर मुस्लिम्स, और इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहे थे विच वी विल लेटर ऑन डिस्कस। फिर उन्होंने इस्लामिक सोशल जस्टिस की बात की थी कि इक्वल अनइक्वालिटी जो थी वो बहुत ज्यादा सब कॉन्टिनेंटल अनजस्ट, और ये मोरल डिसऑर्डर ये बहुत ज्यादा जो था वहां पर इमर्ज हो चुका था। उसको खत्म करने के लिए इकबाल ने फिलोसफिकल वे में बताया था कि इस्लाम में जो था चैरिटी की बेस पर हम सोशल ये जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो इन्होंने जो रिसोर्सेज की बात की थी उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म किया था कि जो इक्वल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है बाय ब्रिटिशर्स। जो आपने देखा था जो सर सैयद अहमद खान के टाइम पे मैंने आपकी बात पढ़ाई थी कि जो क्रिश्चियंस थे उनको 62 डेज की हॉलीडेज मिल रही थी, जो हिंदूज थे उनको 52 डेज की हॉलीडेज मिल रही थी, और जो मुसलमान थे उनको जस्ट 11 डेज की हॉलीडेज मिल रही थी पूरे साल में। और इसी तरह जो जॉब्स वहां पर 2192 अनाउंस की गई थी, उनमें से जस्ट 200 जॉब्स जो थी वो मुसलमानों की, जस्ट 94 जॉब्स जो थी वो मुसलमानों को दी गई थी, और 1300 समथिंग जो थी वो यूरोपियंस को दी गई थी, और रिमेनिंग हिंदू और सिखों को दी गई थी। तो डेट वाज अ क्लियर अनजस्ट। जब आप इकोनॉमिकली किसी को जॉब्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करते तो हेल्पफुल तो नहीं होता, कैसे सर्वाइवल हो वहां पे यकीनी हो सकता है, क्योंकि वहां पर रोजगार के मौके, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के अलावा वहां पर बिजनेस का तो मौके नहीं था है। वो सारा कुछ तो स्नैच कर लिया था इन्होंने रॉ मटेरियल की शेप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस वजह से सोशल अनजस्ट जो था बहुत ज्यादा हो चुका था। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो था इन्होंने, दिस बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, दैट वाज बेसिकली कि उन्होंने मुसलमानों को एक रिलीजियस वे में कहा था कि आप अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करवाएं, जो आपके रिलीजियस थॉट्स हैं उनको आप किसी वे में चेंज करें, ताकि आपके अंदर जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन है उसको ओवरकम किया जा सके। फिर है जी ये नेशनलिज्म के, इतना कुछ हमने पढ़ लिया। इकबाल का हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल देख ली, उनका जो टू नेशन थ्योरी वाला फिनोमिना था, सेपरेट आइडेंटिटी वाला वो देख लिया, रिलीजियस वे में उनका यूनिफिकेशन पैन इस्लामिज्म वाला माहौल तो हमने देख लिया। फिर ये नेशनलिज्म की बात क्यों वहां पे चली थी, सेपरेटिज्म की बात क्यों चली थी, एक सेपरेट आइडेंटिटी की बात क्यों चली थी। पहले नेशनलिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं, नेशनलिज्म होता क्या। Nationalism is a multifaceted term that encompasses various meanings and interpretations। यानी कि इसके मुख्तलिफ मतलब भी हो सकते हैं और इसकी मुख्तलिफ तशरीह भी हो सकती है। इंटरप्रिटेशन होता है किसी चीज की तशरीह करना। मैं आपसे कहूँ कि खुदी का मतलब बताओ तो आप खुदी की मुख्तलिफ तशरीह करके मेरे सामने रिप्रेजेंट कर दोगे, लेकिन उसका ओरिजिनल मतलब वही रहता है, सेल्फहुड। ठीक है। लेकिन उसको आप डिफरेंट वे में, आप इसको इंसान के शक्ल में कर सकते हो, आप इसको एंजल्स की शक्ल में कर सकते हो, आप इसको किसी भी शक्ल में कर सकते हो। ठीक है। इट जनरली रेफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग it generally refers to a strong sense of identification, loyalty, and attachment to one's nation or country. So this is basic meaning of nationalism, कि जो वन आइडेंटिटी की बात करें, लॉयल्टी की बात करें, और अटैचमेंट की बात करें, किस चीज पे, जो सिंगल हुड की बात हो, जो सिंगल नेशन की बात हो, मल्टीपल नेशन नहीं, मल्टीपल अप्रोचेस नहीं, मल्टीपल ग्रुप्स एक नेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल नेशंस एक नेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह इलामा इकबाल ने कहा था कि मुसलमान हर जाविये से एक अलग कौम है, चाहे वो रिलीजन वे में हो, चाहे वो सोशल वे में हो, चाहे वो लैंग्वेज वे में हो, चाहे वो किसी भी जात से हो। मुसलमान एक बिल्कुल हर लिहाज से एक सेपरेट नेशन के तौर पर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं।
और जब बात हुई थी 1937 के इलेक्शंस में, तब वहां पर ये बात स्टार्ट की गई थी, उन्होंने स्लोगन जनरेट किया था कि देर आर ओनली टू नेशंस लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट, वन हिंदू, सेकंड ब्रिटिश। इसको क्रिटिसाइज किया गया था बाय इलामा इकबाल, सॉरी बाय कायद आज़म। उन्होंने कहा था देर आर थ्री नेशंस, नॉट टू नेशंस, एंड थ्री नेशंस मीन मुस्लिम्स, हिंदूज एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये था कि नेशनलिज्म उसको कहते हैं कि जो एक सेपरेट आइडेंटिटी की बात करें, सेपरेट जो है कंट्री की बात करें, मतलब सेपरेट ओनरशिप की बात करें, जो लॉयल्टी हो अपनी स्टेट के साथ। इट इन्वॉल्व्स अ इट इन्वॉल्व्स अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, sorry, shared sense of belonging, pride in national identity, and the belief in the nation's distinct culture, political और historical characteristics। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, वो प्राइड इन नेशनल आइडेंटिटी, अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी है उस पर फख्र महसूस करवाती है। मतलब कि हाँ, हम मुसलमान हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोच, प्राइड फील करवाते हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी में फख्र महसूस होता है। ठीक है, और यही जो बिलीफ होती है, ये डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ कल्चरल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल करेक्टरिस्टिक्स में। ये तासुर दिया जाता है कि हम मुख्तलिफ जो है कल्चरल वे में बेशक एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो प्राइड ऑफ आइडेंटिटी है वो नेशनहुड है, कौमियत है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन जो थी इसकी बेसिकली हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जब एक किंग लुइस था, उनका बेसिकली किंग वहां पे मोनार्की थी बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसने एक स्लोगन जनरेट किया था, आई एम अ स्टेट, मैं ही रियासत हूँ। तो वहां पर फिर लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की थी, लोगों ने उसका तख्ता उल्टा था। और वहाँ के जो फिलोसफर थे रोसू, उसका बहुत ज्यादा रोल था, जिसने एक तीन कॉन्सेप्ट दिए थे विल के, पॉपुलर विल, जनरल विल, सॉवरन विल। और ये विल थी पॉपुलर विल, जिसमें पॉपुलर लोगों की डिमांड थी कि हमें राइट्स दिए जाएं, हम जो है एक आजाद मुल्क में रहते हैं। तो वो नेशनलिज्म की बेसिकली अप्रोच थी। ठीक है, अब जो इलामा इकबाल के नेशनलिज्म की अप्रोच थी, दैट वाज बिलोंग टू थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स। ये थ्री प्रिंसिपल सेट थे जिस पे ये बिलोंग करते थे। व्हेन फर्स्ट वन था रिवाइवल ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन। ऑलरेडी आई हैव सेड टू यू कि जब भी ये बात करते थे, ये मुस्लिम सिविलाइजेशन की बात करते कि मुस्लिम सिविलाइजेशन एक स्ट्रोंग रही है। मुसलमानों ने बड़े सगीर में हो गया, मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हुक्मरानी की है, चाहे वो स्पेन में हो, चाहे वो खुलफा राशिदीन का एरा हो, चाहे वो ओटोमन एम्पायर की शेप में हो, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, उसके बाद मुगल डायनेस्टी हो, या जितनी भी ये तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी आई हैं, इनकी शेप में हो। ठीक है, मुसलमानों ने हमेशा रूल ही किया है, वो कभी भी स्लेव नहीं रहे हैं। तो ये मुसलमानों को बेसिकली कह रहे थे कि ये अपनी सिविलाइजेशन जो है उसको प्रिजर्व करें, उसको रिवाइवल करवाएं। रिवाइवल होता है किसी चीज को दोबारा से उस शेप में लेकर आना। हाँ जी बिल्कुल, इन दोनों की सेम ही है। सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट नेशनहुड, दोनों की सेम ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स आपके सामने ही है कि मुस्लिम राइट्स क्या थे ना, हो तो उनको राइट टू लिव दिया जा रहा था, जिंदा रहने का हकूक नहीं था दिया जा रहा। उनको उनका राइट्स तो प्रॉपर्टी नहीं था दिया जा रहा। उनका उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था दिया जा रहा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो थे ना, सारे इग्नोर थे। फिर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट होमलैंड, इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अब स्ट्रगल करनी चाहिए एक सेपरेट होमलैंड की, ताकि मुसलमान अपना एक आज़ादाना खुद मुख्तार मुल्क ले सकें। ठीक है, फिर है जी वो सारे जो फिनोमिना थे जो मैंने आपको बताए हैं, उन सब का जो एक फाइनल पेपर था वो था आपका खुतबा अलाहाबाद में। खुतबा अलाहाबाद में चार पॉइंट्स थे जो उन्होंने डिस्कस किए थे। पहला था कि रिकॉग्निशन ऑफ मुस्लिम एज अ डिस्ट्रिक्ट नेशन, के उनको एक डिस्ट्रिक्ट नेशन के तौर पर दिया जाए, एक सेपरेट नेशन के तौर पर उनको तस्वुर किया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर था डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ये है कि जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में है, वो चार इलाके थे एट दैट टाइम, सिक्स थे बेसिकली। चार तो ये थे ना जो पंजाब पाकिस्तान की इसमें प्रोविंस है, एनडब्ल्यूएफ एट दैट टाइम थी, अब जो है वो केपीके बन गई है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटाई प्रोविंस, सिंध, ये आपका पंजाब एंड बलोचिस्तान। ठीक है, ये चार थे। इन चार प्रोविंसेस के साथ जो आपका बंगाल था, असम एंड बंगाल, इस पे भी कहा था कि यहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए, जो मुसलमान मेजोरिटी वाले